बच्चे ज्वाइन करें उसके पहले विल ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड लेट अस सी होमवर्क में आंसर क्या है. कुछ बच्चों ने ट्राई किया है. आई एम हैप्पी टू सी द अटेम्प्ट. ओके, बट देखते हैं क्या करेक्शन है, देखते हैं. अभी तक जितने भी आंसर आए रॉन्ग आए हैं, कोई बात नहीं. सो सी, यहाँ पर एक छोटा सा गेम क्या है. वाटर क्या है? अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वाटर इज अ कंपाउंड. और कंपाउंड का छोटा भाई होता है कौन? कंपाउंड का छोटा भाई होता है मॉलिक्यूल. लेकिन अपने को मॉलिक्यूल नहीं पूछा, अपने को पूछा है एटम्स. ओके, अपने को एटम्स पूछा है. सो समथिंग लाइक, अभी ये सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले मॉलिक्यूल तक तो जाते जाते हम लोग नॉर्मली अपना ट्रायंगल ही सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेट अस सी. वी हैव बीन गिवन 72 grams. So according to 72 grams, we are at point A. Okay, 72 grams, we are at point A. Therefore, number of moles is equals to weight upon molecular weight, which is 72 upon 18, which is equal to 4. उम्मीद करता हूँ सब लोग को 4 मोल तो सबको आया ही रहेगा, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी n इंटू एवोगैड्रोस नंबर. ये भी बराबर है. तो आंसर 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. तो यू विल गेट आंसर एज 24.088 इंटू 10⁻23. तो काफी बच्चों ने इधर ही स्टॉप कर दिया है. बट अंडरस्टैंड द फैक्ट गाइस कि ये जो है ये मॉलिक्यूल्स है. ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. इतने मॉलिक्यूल्स है. अपने को मॉलिक्यूल्स पूछे है क्या? नहीं, अपने को क्या पूछा है? हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, अपने को ये पूछा है. अपने को मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे. ओके, अब मुझे बताओ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, ये आपके सामने एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? एनीबॉडी? 2 है ना? 2 है कि नहीं? यस सर. तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? डिवाइड. डिवाइड करेगा. मल्टीप्लाई. Therefore, number of hydrogen atoms is equal to number of molecules. कितने मॉलिक्यूल्स है अपने पास? ये रहा, ये इतने मॉलिक्यूल्स है अपने पास, बराबर है. मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in one molecule, which is 24.088 into 10⁻23 into 2, which is 48.176 into 10⁻23. You can write it as 4.8176 into 10⁻24. This will be your answer. एक बार देख लो, नहीं समझा है तो फिर से पूछ सकते हो. we can try one more numerical of the same category. देख लो क्या हुआ है. जिनको नहीं समझा है प्लीज पूछ सकते हो. सर प्लीज रिपीट क्या नहीं था प्लीज. सॉरी सर परत एकदा रिपीट. अच्छा रिपीट कर. ओके, रिपीट करता हूँ, रिपीट कर. सी, अभी अपने को क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ओके, सो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट अपने को एटम्स ढूंढने हैं, वो तो ठीक है. लेकिन अपने को दिया क्या है? वाटर दिया है. वाटर क्या है? वाटर कंपाउंड है. कंपाउंड का छोटा भाई होता है मॉलिक्यूल. अपने को मॉलिक्यूल नहीं पूछा, अपने को एटम पूछा है. मतलब अगर मैं ये ट्राइंगल फॉलो करूंगा तो कंपाउंड से मैं मॉलिक्यूल्स पे आऊंगा, बट मॉलिक्यूल्स के साथ एटम पे भी तो जाना है. तो एटम्स पे कैसे जाऊंगा? सो आई ट्राइड फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स जैसे हम निकालते वैसे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आंसर आया 4. अब नंबर ऑफ मोल से क्या मिलेगा? कंपाउंड का नंबर. कंपाउंड के बाद क्या मिल रहा है अपने को? मॉलिक्यूल मिल रहे. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ये अपने ट्राइंगल से आया.
तो इतने मॉलिक्यूल्स मिले। कुछ बच्चों ने इधर ही स्टॉप कर दिया है, बट अंडरस्टैंड गाइस कि सर इधर स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स है। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स है। तो ये फॉर्मूला बनता है दैट नंबर ऑफ एटम्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स multiplied by number of hydrogen atoms in one molecule. How many atoms are there in one molecule? 2. How many molecules do we have? This much. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर ये आएगा। ओके सर। यस, हर्ष हैज सेड दैट। हाँ हर्ष, आपने बराबर किया है। आपने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बदले पहले मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर सेम आएगा। प्लीज राइट दिस डाउन एवरीवन। ओके चलो एक और सम ट्राई करते हैं सो दैट जिनको भी डाउट्स है थोड़ा। हाँ रखता हूँ वापस, टेंशन मत लो। ये लो। डन। ओके सर। ओके सर। ओके चलो एक और ट्राई करते हैं। इस बार देखो, इस बार मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैसे दिए, देखो मैंने स्पेसिफाई किया था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अभी देखो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। Calculate the total number of atoms present in we'll take it 67.2 dm cube of NH3 gas at STP. Calculate the total number of atoms. इस बार देखो टोटल नंबर है और NH3 भी क्या है, कंपाउंड है ना। तो एज यूजुअल सर, अगर कंपाउंड के आगे जाएंगे तो कंपाउंड का छोटा भाई होता है मॉलिक्यूल, और अपने को मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा, अपने को पूछा है उसका एटम्स। अपने को इधर तक आना है। ओके कोई बता सकता है स्टेप 1 क्या करना चाहिए अपने को? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल, वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूंढेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, Volume of a gas at STP upon वॉल्यूम ऑफ 22.4. टोटल वॉल्यूम अपॉन 22.4। टोटल वॉल्यूम अपॉन 22.4, वेरी गुड। So total volume in dm cube upon 22.4 which is 67.2 upon 22.4 कितना आएगा? 3 आएगा। 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? Number of atom is equals to नो, number of डायरेक्टली moles. एटम आएगा क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3। एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to 23 which is 18.066 into 10 raised to 23। इतने मॉलिक्यूल्स हुए। अब क्या ढूंढेंगे मॉलिक्यूल्स के बाद? नंबर ऑफ एटम्स। अभी एटम्स ढूंढेंगे ना। आइटम। हाँ
और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 4 4 है या 3 है? 3 3 3 नहीं है, 4 है, बराबर है। 4 टोटल नंबर पूछा है। यस सर पिछले टाइम पे मैंने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछा था, यहाँ पे टोटल नंबर पूछा है। समझ में आ रहा है फर्क क्या है दोनों में? ओके, सो इस बार टोटल मिला के 4 एटम्स है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स is number of molecules multiplied by number of atoms in one molecule. कितने मॉलिक्यूल्स है अपने पास? एनीवन? Eighteen point zero six six into 10 raised to 10 raised to 23. 23 और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 4 4 तो 18 4 जा 72 and we'll add 264 into 10 raised to 23. You can write it as 7.2. 7.264 into 10 raised to 24. Yes, into 10 raised to 24. 24 Yes. So this will be your answer. गाइस देख लो एक बार प्लीज, नहीं समझा है तो प्लीज फिर से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Done, sir. ओके, चलो नाइस। no sir हाँ रख रहा हूँ, रिलैक्स। Done, sir. ओके, गाइस डन। समझ में आया क्या हो रहा है? yes sir Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। चलो, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, अभी हम लोग है ना कुछ देखो अपने जो मेजर लॉज थे कि सब कुछ व्हाट वर द डिफरेंट लॉज, एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो के न्यूमेरिकल, ओके, वो अपना जो मेजर पार्ट है वो सब खत्म हो गया। सब यूनिट्स का कन्वर्जन्स देख लिया हम लोग ने। अभी है ना हल्के फुल्के डेफिनेशंस है, ओके, छोटे मोटे डेफिनेशंस है। बहुत प्यार से बता रहा हूँ कि ये डेफिनेशंस आपको एज सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ काम आने वाले है नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो एक दो डेफिनेशन है और एक दो कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं हम लोग। बट बिफोर वी गो इनटू द डेफिनेशंस, कैन समबडी टेल मी कि ये वाली लाइन बड़ी है या छोटी है? comparison Sir, compare करने के लिए एग्जैक्टली, यू नो दैट वी नीड टू कंपेयर, बराबर है। एंड दैट इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट। ओके, एवरी टाइम वॉट एवर वी डू, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी यूनिट ले लो, हर एक को एक कंपेरिजन लगता है, हर एक को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगता है। कौन से नंबर्स को अपन पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं? 0 से आगे वाले। इसके आगे वाले
जीरो से ओके, और किसको नेगेटिव बोलते हैं? जीरो से पीछे जीरो से पीछे बराबर वाले है। तो हम लोग को पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स करने के लिए भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगता है। ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बराबर है कि नहीं? सो Yes, sir. वैसे ही हर चीज में कोई भी यूनिट हो ना, तो यूनिट के लिए भी या कोई भी क्वांटिटी के लिए भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगता है। तो साइंटिस्ट लोग अपने शाणे हैं, उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो डालना है, लेकिन ऐसा डालना है जिससे ज्यादा मगजमारी ना हो, जिससे ज्यादा वैल्यू चेंज ना हो। ओके, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस डालना है। अब कार्बन 12 करके एक एटम है, उसका वजन है ना ऑलमोस्ट क्लोज टू 12 है, ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट होल नंबर। तो पीछे का जो डेसिमल है वो मैं हटा देता हूँ। तो मुझे बताओ, आपके लॉजिक के हिसाब से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम लोग ने यूज किया मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? 1. 1। One. वेरी गुड। 1 multiplied by any One. number is a number itself. Very good. Yes. So अभी ये साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं पता है? ये साइंटिस्ट लोग इसको 1 करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर है। बाकी जो बहुत सारे एटम्स है ना, उनके जो वजन है ना, उसके पीछे डेसिमल्स बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज है। ओके, इसका देखो, इसका हाँ ऑलमोस्ट होल नंबर है। तो 12 को 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 12 करना Divide by पड़ेगा। 12. डिवाइड 12 into 12 is 1 ना? Sir. What is 12? 12 is इसका वजन। तो अभी इसको ही मैं शब्दों में लिखता हूँ, 1/12 of the mass of C12 atom. What is the value of it? 1. 1 तो साइंटिस्ट लोगों ने ना इसको अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया कि अपन ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करेंगे, ताकि किसी के साथ कंपेयर किया भी तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू है 1। 1. तो ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। तो अभी देखते हैं डेफिनेशन, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट का डेफिनेशन, atomic weight का definition is very simple. It states that it is a mass of an atom of an element. It is a mass of an atom of an element compared to the mass, or sorry, compared to 1/12 of the mass of C12 atom. देखो डेफिनेशन देखो कैसा है। ओके, इट इज अ मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ C12 एटम। डू यू रिमेम्बर इसकी वैल्यू 1 थी, बराबर है? ये रहा। तो कंपेयर करने के बाद भी कोई वैल्यू में वेरिएशन आएगा क्या? नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों करना पड़ा? अभी आप खुद जरा सा लॉजिक लगाओ। एक मतलब वी नो दैट सोडियम का वजन 23 है। ओके, अगर मैं सोडियम को ओरिजिनल कार्बन के वजन के साथ कैलकुलेट करता, ओरिजिनल कार्बन का वजन कितना है? 12 है। 1. ओरिजिनल कार्बन, फुल कार्बन का वजन 12 है ना? तो आंसर समवेयर अराउंड 1.9 आता। ओके, अगर मैं सिर्फ C12 के साथ कंपेयर करता तो आंसर 1.9 आता। बट अगर मैं सोडियम को 1/12 ऑफ C12 के साथ कंबाइन करूं तो 23 आएगा। 23. एग्जैक्टली। तो अच्छा क्या हो गया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा, कंपैरिजन का कंपैरिजन भी हो गया और वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। तो ये इजी है या ये इजी है? Second one. ऑब्वियसली बी इजी है ना, इधर घड़ी घड़ी दो वैल्यू कौन याद रखेगा? यस सर। बराबर है। तो इधर एक वैल्यू में ही अपना काम हो जाता है। सो देयरफॉर दिस इज द डेफिनेशन, एज यू कैन सी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट. It is a mass of an atom of an element
compared to 1/12 to the mass of a C12 atom. प्लीज फटाफट लिख लो जरा. सर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में कुछ फर्क है क्या? नहीं बेटा, सेम है दोनों, सेम वैल्यू सेम है वो. पर टर्म तो अलग है ना सर. एटॉमिक वेट बोलो या एटॉमिक मास बोलो बेटा, आंसर सेम ही आता है. ओके सर. एटॉमिक वेट कैसे रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये रहता है प्रोटॉन प्लस ये. सोडियम एन. ये ऊपर वाला स्लाइड किसको देखना है, ये देख लो जल्दी से. Done, sir. डन सर. सर उधर 1/12 ऑफ C12 आएगा ना? हाँ सॉरी, ये ना. हाँ done. Yes, sir. Okay, let us go for the similar definition for molecular weight. Okay, now what is molecular weight? सेम ही चीज है, पर आपको याद होगा NH3 का molecular weight 17 था. 17 कैसे आया था? ऐड करके आया था. ओके, तो उसी को हम शब्दों में डालने वाले. इट इज द algebraic sum of the atomic mass of the atomic weights of the constituent elements compared of the to 1/12 constituent elements mass of C12 in a atom. molecule. और फिर आ जाएगा compared to 1/12 to the mass of C12 atom. Okay, compared to 1/12 of the mass of a C12 atom. That becomes your molecular weight का definition. Algebraic sum का को because sir addition कर रहे अपन. Okay, of the constituent elements compared to 1/12 of the mass of a C12 atom. Okay, please write this down, molecular weight. Now say for example H2O, we know that molecular weight is 18. Okay, now it can be written as 18 AMU and it can also be written as 18 grams. This is in terms of atomic mass unit. पर ये जो यूनिट है ये अपन लोग ज्यादा यूज नहीं करते. अपन सीधा सीधा 18 ग्राम्स यूज करते, which is called as a gram molecular weight, also known as molecular weight, also known as molar mass.
Okay, gram, molecular weight और molar. It is written like this: 18 grams per mole. Sir, ये per mole काय को आया? Because 18 grams is the weight of 1 mole ना. Therefore, it is written as 18 grams per mole. एक मोल का कितना? Okay. So always remember molecular weight is written like this: grams per mole. सिर्फ वेट रहेगा तो अलग बात है, मॉलिक्यूलर वेट हमेशा ग्राम्स पर मोल में लिखा जाता है. लिखा तो है एटॉमिक मास यूनिट AMU. Are you done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ये हो गया डेफिनेशंस. आपको मैंने वापस से बता दूं, ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं डेफिनेशंस का. गलती से एक आध मार्क के लिए आ गया तो आ गया, वरना डेफिनेशन वैसे एज सच पूछता कोई है नहीं है. सीधा अपन कैलकुलेशन में वजन लेके आगे सॉल्व करते हैं. अभी हम लोग देखते हैं समथिंग कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक वेट और एवरेज एटॉमिक मास. नाउ एवरेज क्यों? बिकॉज आपको शायद पता होगा, अपने स्कूल में शायद पढ़ा होगा समथिंग कॉल्ड एज आइसोटोप्स. आइसोटोप्स कौन होते हैं? Same atomic number. Same atomic different number atomic but mass. different atomic mass. एक नंबर, क्या बात है, वेरी गुड. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ओके, हैविंग Same atomic सेम number, एटॉमिक नंबर but different atomic. Atomic Yes. But mass. different atomic mass. Different atomic mass. different atomic mass number. ओके, सो जिनको पता है ग्रेट, नहीं पता है कोई बात नहीं है, आपके सामने. सो काफी सारे एग्जाम्पल है. हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, आपने सुना रहेगा. ओके, फिर क्लोरीन 35 37 है. ओके, तो ये सिचुएशन ऐसा है कि आइसोटोप्स अगर ऐसे आ गए और अगर आपको कोई पूछेगा कि यार क्लोरीन का वजन कितना है, अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि क्लोरीन का वजन कितना है, तो अपन क्या आंसर करेंगे? 35 बोलेंगे या 37 बोलेंगे? Sir, average. प्रॉब्लम क्या है? क्लोरीन 35 में भी अवेलेबल है, क्लोरीन 37 में भी अवेलेबल है. तो अगर अपने को पूछा जाए कि क्लोरीन का आंसर कितना है या क्लोरीन का वजन कितना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा. ओके, और एवरेज मुंह उठा के ऐसे ही नहीं निकलता, नॉर्मल एकदम सिंपल मैथ्स है. ओके, एवरेज इज नॉट 35 प्लस 37 डायरेक्टली. आपके हिसाब से वो एवरेज बराबर है, लेकिन अपने को ये भी देखना है कि नेचर में क्लोरीन 35 वाले कितने और क्लोरीन 37 वाले कितने. तो इन नेचर इट हैज बीन टोल्ड टू अस और इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट क्लोरीन 35 के 3 हिस्से होते हैं और उसके सामने क्लोरीन 37 का सिर्फ एक पार्ट मिलता है. मतलब अगर 4 एटम्स है ना क्लोरीन के, 4 एटम्स, तो 4 में से 3 होंगे 35 के और 1 होगा 37 का. ओके, अब उसका एवरेज निकालना है. देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला तो इधर लिख के बताने वाला हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे.
बट मुझे लगता है कि उसकी आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, बिकॉज सर कुछ भी करो है तो एवरेज ही, और एवरेज तो मैथ्स में आता है, और सर हमारा मैथ्स तो आपसे भी अच्छा है। तो सिंपल सी चीज है, मुझे बताओ 35 के 3 लोग हैं, आपको दिख रहा है 35 के 3 लोग हैं, और 37 का एक आदमी है। मुझे ये 4 नंबर का एवरेज निकाल के बताओ जरा, देखूं मैं। 35.5. वेरी गुड। बाकी लोग निकालो, ये 4 नंबर का एवरेज निकालो, चलो जल्दी। 35 point 35.5 कैसे 35.5. किया? 4 नंबर को सिर्फ प्लस करके डिवाइड बाय 4 किया है ना, yes sir तो आंसर इज 142 अपॉन 4 विच इज 35.5, विच इज एग्जैक्टली द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो एवरेज निकालने के लिए क्या किया आपने? 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 37। देखो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना देता हूँ। व्हाट इज 35 प्लस 35 प्लस 35? कैन आई राइट इट एज 3 इंटू 35? Yes, sir. कैन आई राइट इट एज 1 इंटू 37? Yes, sir. Yes, एंड sir. देन आई कैन राइट इट एज डिवाइड बाई 4। बराबर है, जिसका अपने को आंसर क्या आया? 35.5। Hmm. तो यही चीज जो नंबर्स में दिख रही है आपको, इसको मैं शब्दों में कन्वर्ट करता हूँ सो दैट वी गेट अ फॉर्मूला। व्हाट इज 35.5? एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 3। क्या है 3? नंबर और नंबर छोड़ो, 3 ये है ना, पार्ट्स ऑफ आइसोटोप 1 into mass of isotope 1 which is 35 plus parts of isotope 2 multiplied by mass of isotope 2 which is 1 into 37, the whole divided by 4. 4 is what? 3 plus 1, which is total number of parts. Okay, which is total number of parts. I hope you guys are able to see what's happening here. Okay, एवरेज एटॉमिक वेट ये 35.5 जो आया उसको मैंने शब्दों में लिख दिया। व्हाट इज 3? पार्ट्स ऑफ आइसोटोप 1। व्हाट इज 35? मास ऑफ आइसोटोप 1। व्हाट इज 1? पार्ट्स ऑफ आइसोटोप 2। व्हाट इज 37? मास ऑफ आइसोटोप 2। व्हाट इज 4? 3 प्लस 1 विच इज टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो ये फॉर्मूला बन जाता है अपना एवरेज एटॉमिक वेट के लिए। ओके, देख लो एक बार, व्हाट आर आइसोटोप्स एंड हाउ डिड वी गेट एवरेज एटॉमिक वेट। प्लीज लिख लो, नहीं समझे तो फिर से पूछ सकते हो। Done, sir.
Sir, weight. Yeah. Done, sir. Okay. Guys, done? For weight. Yes, sir, done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Guys, done? Yes, Okay. sir. Yes, sir. अभी Yes, sir. एक और बार देख लेते हैं. आई हैव गॉट वन डाउट सेइंग वापस से सिखाओ, तो कोई बात नहीं. देखो एक और बार देख लेते हैं. दैट क्लोरीन is 3 parts and chlorine 37 is 1 part. तो अगर 3 हिस्से इसके और 1 हिस्सा इसका है तो इसके 3 लोग आ जाएंगे, तो टोटल वैल्यू विल बी 3 into 35 प्लस 1 into 37. और टोटल लोग कितने हैं? 3 और 1 4 मिला के है, तो 35 into 3 is 105 plus 37 divided by 4 which is 142 divided by 4 which is 35.5. आपने नॉर्मल मैथ्स की एवरेज कैसे निकालते हो वैसे आपने नॉर्मल एवरेज निकालना है, कुछ खास अलग से करने की जरूरत नहीं है. ओके, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे केमिस्ट्री आ गया इसलिए यू फील दैट देयर इज अ फॉर्मूला इनवर्ड. ओके, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है. ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं अलग तरीके से. देखो क्लोरीन 35 जो है और क्लोरीन 37 जो है, वो लोग है ना, कभी कभी देखो आपको अभी कैसे 3:1 दिया है, उसके बदले वो लोग आपको परसेंटेज में देंगे. 75% to 25% ऐसा देंगे कि 75% क्लोरीन है और 25% क्लोरीन 37 है, इस तरह से देंगे. तो इन दैट केस हम परसेंटेज का भी फॉर्मूला बना सकते हैं. अभी देखो ये परसेंटेजेस तो बहुत इजी है, बराबर है, ये परसेंटेजेस बहुत इजी है. आप चाहो तो इसका डायरेक्ट रेशियो निकालोगे तो 3:1 आ जाएगा. तो आप जहां थे वहीं पे आ गए. ओके, तो ये वाले जो परसेंटेज वैल्यू है इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर ऐसे गंदे गंदे दिए रहेंगे तो लाइक A1 A2 A3 ऐसा 3 एटम्स दिया है और बोला एक 67% है, एक 23% है और एक 10%. ऐसा दिया तो क्या करेंगे? बराबर है, तो उसको तो अपन डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे ना, मुश्किल हो जाएगा अपने को इसको सिंप्लीफाई करना. तो इन दैट केस व्हाट इज डन, एक और फॉर्मूला आ जाता है. ओके, इन दैट केस एक और फॉर्मूला आ जाता है. जैसे यहाँ पे पार्ट्स में है, नंबर ऑफ पार्ट्स में है, वैसे यहाँ पे परसेंटेज में है. परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 into मास ऑफ आइसोटोप 1 प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 into मास ऑफ आइसोटोप 2 प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 3 into मास ऑफ आइसोटोप 3.
द होल डिवाइडेड बाय, आपको पता ही है कि टोटल परसेंट कितना होता है मिला के 100, 100. सब परसेंट मिला के हमेशा 100 ही होता है ना, परसेंट, बराबर है। तो ये एक और फॉर्मूला हो जाता है एवरेज एटॉमिक मास का, अगर परसेंटेजेस में दिया तो। ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक है क्या केमिस्ट्री की अभी? Yes, sir. So all those students who No, have the sir. chemistry No, sir. textbook, No, sir. sorry, नहीं सर नहीं है सर. No, sir. नहीं है? नहीं है. नो Okay, जाने दो, कोई बात नहीं। Okay, anyways, those students who have the chemistry textbook can refer to page number 8. Those who do not have chemistry textbook, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक काम करो, पहले सब लोग इधर ही देख लो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया है नियॉन का, कैलकुलेशन में नहीं करने वाला, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। नियॉन के 3 आइसोटोप्स है, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22, 3 आइसोटोप्स है। और तीनों आइसोटोप्स में इसका परसेंटेज है 90.92 परसेंटेज, इसका परसेंटेज है 0.26 और 22 वाले का परसेंटेज है 8.82%। अभी आपको दिख रहा है कि ये कितने गंदे गंदे नंबर्स है। ये 75-25 जैसे नहीं है कि डायरेक्ट कैंसिल करके आंसर आ जाए, बराबर है। तो इन दैट केस अगर नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास ढूंढना है तो एवरेज एटॉमिक मास ढूंढने के लिए अपने को फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, which is percentage of isotope 1 into mass of 1 plus percentage of isotope 2 into mass of 2 plus percentage of isotope 3 into mass of 3, the whole divided by 100। तो परसेंटेज आइसोटोप 1 कितना है 90.92, उसका मास कितना है, चलो 20 ले लेते हैं अभी। ओके, वैसे टेक्स्ट बुक में 19.99 दिया है पर अपन 20 लेके कर लेते जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। प्लस 0.26 multiplied by 21 plus 8.82 multiplied by 22, the whole divided by 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपका एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा। ओके, परसेंटेज के फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इंटू मास ऑफ 1। परसेंटेज में आया तो इस तरह से आएगा और अगर पार्ट्स में आया तो इस तरह से आएगा। ओके, पार्ट्स के लिए ये रहा फॉर्मूला आपका और परसेंटेज के लिए आया तो ये रहा फॉर्मूला आपका। आंसर दोनों में से सेम ही आता है, सिर्फ बस बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। सर पार्ट दिखाओ ना, पार्ट का फॉर्मूला. ओके, चाहिए तो एक बार अच्छे से लिख देता हूँ फिर से, सो दैट यू गाइस गेट अ बेटर हैंड राइटिंग। पार्ट्स वाला फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू पार्ट्स ऑफ आइसोटोप 1 multiplied by mass of 1 plus parts of isotope 2 multiplied by the mass of 2, the whole divided by total number of parts। okay, the whole divided by total number। वैसे ही आप चाहो तो percentage of isotope 1 multiplied by mass of 1 plus percentage of isotope 2 multiplied by mass of 2, the whole divided by 100। ओके, दोनों ही फॉर्मूले है अपने पास, दोनों ही लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। अभी 3 आइसोटोप होंगे तो 3 भी आ सकते हैं, 4 आइसोटोप होंगे तो 4 भी आ सकते हैं।
ओके सर झालं. ओके चालेल. चलो अभी एक काम करते हैं, छोटू सा टॉपिक है आज के लिए, लास्ट टॉपिक है, समथिंग कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. वापस से ज्यादा कुछ काम की नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में है इसलिए एक बार पढ़ना पड़ेगा. ओके, नाउ व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी? द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी टॉक्स अबाउट एटम्स. एटम्स क्या होते हैं, रिएक्शन में क्या होता है. सो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी स्टेट्स दैट एटम is a tiny indivisible particle of an element. Atom is a tiny indivisible particle of an element. Okay, उसके बाद वो बोलता है कि अगर एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट सेम है तो एटम्स की प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी. एटम्स of same elements have same properties. Atoms of same elements have same properties and different elements have different properties. अभी आप खुद ही सोचो, ये पॉइंट बोलने की जरूरत तो थी नहीं उसको, हमको भी मालूम है कि अगर सेम एलिमेंट है तो प्रॉपर्टी सेम रहेगा, बट ठीक है अभी बोल दिया, साइंटिस्ट है तो सुन लेते. ओके, पॉइंट नंबर 3. उसके बाद वो बोलता है पॉइंट नंबर 3 में कि कंपाउंड्स जो बनते हैं, ओके, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन atoms of different elements combine in a fixed ratio. Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Okay, which again we know, अपन ये पढ़ चुके हैं. We have studied this fixed ratio part 2 बार. Okay, एक बार यहाँ पे भी पढ़ा था. We know that the ratio of constituent atoms is constant. And हम लोग ने definite composition में भी पढ़ा था that ratio जो रहेगा वो constant रहेगा हमेशा, 11 और 88 वैसे ही रहेगा water के लिए. Okay, so atoms, so Dalton's atomic theory says that compounds are formed when the atoms of different elements combine in a fixed ratio. And last point वो बोलता है that in a chemical reaction the atoms rearrange themselves, okay, or reorganize themselves. No atom enters or leaves the system. Okay, in a chemical reaction the atoms reorganize themselves and no atom enters or leaves the system. ये चीज भी अपने को पता है, हम लोग ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इफ यू रिमेंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने तभी भी पढ़ा था दैट एटम सिर्फ अपने आप को रीअरेंज करते हैं, कोई एटम अंदर नहीं आता और कोई एटम बाहर नहीं जाता. ओके, सो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इज द वन दैट वाज द फर्स्ट वन. इसमें से थोड़ी बहुत चीजें अभी भी कंटिन्यू होती है, थोड़ी हम यूज नहीं करते. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थियरी एटम इज टाइनी एंड इंडिविजिबल. Okay, according to Dalton atom is tiny and indivisible. Atoms of same elements have same properties, different elements have different properties. Compounds are formed when different elements combine to form in a fixed ratio, and in a chemical reaction atoms reorganize themselves and no atom enters or leaves the system. So this is our Dalton's atomic theory. Please लिख लो इसको प्यार से.
ओके सर झालं सर. others No, sir. No, Yes. sir. Wait. please write. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Okay, so Sir, please wait. yeah, if you guys have any specific doubts you can please ask. कुछ बचा है, कुछ आपको नहीं समझा है, किसी चीज का रिवीजन चाहिए तो अभी पूछ सकते हैं. ओके, from my end we have completed the chapter number 1 is complete. In the next lecture we will try to discuss the MCQs and some of the numericals. Okay, then we'll move on to the second chapter. सर सर Done, sir. Done, sir. Okay, anyone any doubts specifically? नो सर. Please ask, please show Sir. the No, certificates. sir. हाँ बोलो. सर हाँ, सर लास्ट पॉइंट वापस से एक बार एक्सप्लेन करो ना, लास्ट वाला पॉइंट. कौन सा लास्ट वाला? सर वो डेल्टन्स एटॉमिक थियरी वाला. हाँ, क्या? सर लास्ट वाला पॉइंट तो एक बार लास्ट वाला वापस. पॉइंट का मतलब ये है कि जब एक रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान कोई भी छोड़ के नहीं जाता, सिर्फ रीऑर्गेनाइज कर दे. मतलब से फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है अगर पता हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हाट, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. बराबर है? यस सर. तो अभी ये रिएक्शन में देखो, आप देखोगे कि ये रिएक्शन में कोई भी नया नहीं आया है या कोई अपना बंदा छोड़ के नहीं गया है, सिर्फ लोगों ने रीऑर्गेनाइज किया, मतलब अपने पार्टनर्स बस चेंज कर लिए. देखो NaCl कंबाइन हो गया और HOH कंबाइन होकर वाटर बना दिया. सो दैट इज व्हाट द एटॉमिक थियरी स्टेट्स, दैट एक जब रिएक्शन होता है तब सिर्फ एटम्स इधर उधर होते हैं, अपने पार्टनर्स चेंज करते हैं, लेकिन कोई भी रिएक्शन छोड़ के जाता नहीं है या कोई नया बंदा रिएक्शन में वापस आता नहीं. ओके सर. Okay, that is your third point. यस सर. थैंक यू. Somebody who asked for the 33rd slide, go for it. सर ये कैलकुलेशन आप खुद से ट्राई करेंगे एक बार. सर Okay, now wait for 1 minute before you guys leave. मैं ना एक दो होमवर्क के न्यूमेरिकल्स आपको अभी दे देता हूँ, सो दैट थोड़ा बहुत आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सको. ओके, टेक्स्ट बुक के ही दे रहा हूँ ताकि अपने को प्रॉब्लम भी ना हो, आराम से हम लोग कैलकुलेट भी कर सके. ओके, सो वेट फॉर 1 मिनट, मैं फटाफट लिख देता हूँ टेक्स्ट बुक में से, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, calculate number of moles of hydrogen in 0.448 liter of hydrogen gas at STP. ये क्वेश्चन नंबर 1. Okay, question number 2, the
natural percentage of boron 10 is 19.60% and boron 11 is 80.40%. Okay, percentage of boron 10 and boron 11 is this. The exact atomic mass of boron 10 is 10.13 and that of boron 11 is 11.009. Okay, calculate the average atomic mass. ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. Convert डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट. तो उसमें एक है 30 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरा है 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं अभी. Calculate the number of hydrogen atoms and number of oxygen atoms in 2 moles of acetaldehyde. Acetaldehyde is CH3CHO. Okay, calculate the number of hydrogen atoms and number of oxygen atoms in 2 moles of acetaldehyde. These are the 4 questions for your homework. Okay, ये हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. ओके, और फिर अगले लेक्चर में एमसीक्यूज भी शुरू करेंगे. ओके, तो ये टेक्स्ट बुक में कौन से क्वेश्चन नंबर गए हैं? अभी बेटा टेक्स्ट बुक है तो थोड़ा ढूंढ लो ना यार. Yes, sir. अच्छा, जिस बच्चों के पास वो भी मैं करके दूं तुम लोग को, थोड़ा तो खुद से करो. प्रणव सर. हाँ सर. हाँ, एक सेकंड, सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ. नो प्रॉब्लम. हाँ, जो भी बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है ना, अभी मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड किया है, और समर्थ और वाणी के जो बच्चे हैं वो सर को बोले वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे. ओके, सॉफ्ट कॉपी मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड किया है, अभी भी वापस किया आज. चलेगा सर. Okay, so thank you so much guys. Hiren sir, all yours. Okay, I'm done with my part for today. Okay, thank you very much. Thank you sir, thank you students. Thank you, sir. Chalo, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.